अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने हेमाटोलॉजी फाउंडेशन के साथ मिलकर लखनऊ के होटल सेंट्रम में पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी अपडेट 2023 संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें बाल रक्त विकार एवं कैंसर विज्ञान, पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले शीर्ष चिकित्सकों ने विभिन्न केस स्टडी, तकनीक और इलाज पद्धति पर आधारित प्रेजेंटेशन दिए। मैम, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ये उन्होंने आगे कहा कि हेमाटोलॉजी फाउंडेशन को वो धन्यवाद देना चाहते हैं जो पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण काम कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये संगोष्ठी रक्त विकार और कैंसर से जूझ रहे बच्चों की देखभाल और उपचार सुविधा में सुधार लाने में मददगार साबित होगी। वो अक्सर ज़्यादातर क्यूरेबल हैं कीमोथेरेपी से, और अगर कीमोथेरेपी से भी नहीं क्योर होते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से। इस फील्ड में बहुत नए डेवलपमेंट्स हैं, कई एडवांसेस हैं दवाइयों के बारे में, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बारे में, और बहुत ही अच्छे स्पीकर्स आए हैं जो इस एरिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की कॉन्फ्रेंस है। तो कितना सहायक होगी कैंसर से लड़ने में ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये बच्चों में रक्त संबंधी एवं कैंसर संबंधी रोगों के रिलेशन में है। और सबसे बड़ी हाईलाइट हमको ये बात करनी कि सब लोग कहते हैं कि बड़ों में, वयस्कों में प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों में नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो मिथ्या निकालनी है, क्योंकि बहुत कम होती हैं ये चीज़ें बच्चों में, लेकिन इनको अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको जैसी अर्ली डायग्नोस करके समय पे इलाज कर देंगे तो हम उनको ज़्यादातर ठीक कर सकते हैं। और ये बच्चे हम लोग के पास आएंगे कहाँ से? ये तो एक कॉमन पीडियाट्रिशियन इनको रिकॉग्नाइज़ करेगा, इन सारी बीमारियों के बारे में समझेगा और बिल्कुल समय से हम पे रेफ़र करेगा, तभी तो हम इनका बहुत अच्छे से इलाज कर पाएंगे, इनका सबको क्योर कर पाएंगे। अगर हमारे पास रेफरल ही नहीं टाइम से आएगा तो अक्सर बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमने देखा है यहाँ जो लोग आए थे वो अधिकतर जनरल पीडियाट्रिशियंस थे, मतलब क्योंकि हीमाटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए से तो हमारे पास मरीज़ आएगा। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और उनको टाइमली रेफरल के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात। मैम, सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स किस तरह मतलब रिकग्नाइज़ करेंगे कि बच्चों को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है? पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करना अक्सर मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो ये इनके जो लक्षण होते हैं ये सामान्य बीमारियों की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ भी लगे, बहुत दिनों से बुखार आ रहा है बच्चे को, कई जगह गिल्टियाँ हो रही हैं, नई और जगह ऑर्गन्स में गिल्टियाँ हो रही हैं, बार बार परेशानी हो रही है, बार बार रक्त गिर रहा है, तो तुरंत जाके कम से कम एक हीमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को उनको डायरेक्टली दिखा लेना चाहिए। और यही हम बात जनरल पीडियाट्रिशियन से भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे को लंबा बुखार आ रहा है, बार बार रक्त गिर रहा है, तो बार बार खून चढ़ा के ऐसे भेजने की जगह उसकी आवश्यकता है कि उनको अच्छे से समझें। और अक्सर इन बीमारियों में हम लोग को बीमारी पकड़ में आ जाएंगी ताकि हम बाकी इलाज कर सकें। डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर मेजर कैंसर्स की बात की जाए तो वो ल्यूकीमिया होते हैं, यानी रक्त संबंधी कैंसर होते हैं। तो उन रक्त संबंधी कैंसरों को एक तो पेरिफेरल ब्लड को जैसी जांच होती है, कॉमन CBC जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम उनको मिस कर सकते हैं। फाइनल डायग्नोसिस तो हमारी बोन मैरो का एग्जामिनेशन करने के बाद ही होती है। मैम, जितनी अर्ली डायग्नोज होगा तो ये क्योरेबल है डिजीज़ बच्चों के लिए? बच्चों की अधिकांश बीमारियां क्योरेबल हैं, और जितना जल्दी हम उनका इलाज करेंगे उतना ही कम फैली हुई होंगी, इसलिए उतना ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स आएगा इलाज का। ठीक। मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, मैं कंसल्टेंट हेमाटोलॉजी एंड BMT के पद पर अपोलो मेडिक्स में कार्यरत हूँ। मैम, आज एक जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये क्या आप बता सकती हैं कि बच्चों में ये जो डिजीज़ होती हैं वो एक डेटाबेस के हिसाब से यंगर और एल्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी होती है?
देखिए, जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी की बात हुई, वो वेस्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो डेटा है उसमें 1200 में एक बच्चा पीड़ित होता है इससे। लेकिन इंडिया में क्योंकि अभी तक डायग्नोस्टिक इतना चैलेंजेस थे, क्योंकि हर जगह डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया में अभी तक बहुत ही फ्यू थाउजेंड्स केसेस ही रिपोर्टेड हैं अभी तक के। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में कंसैंगुइनस मैरिजेस ज़्यादा हैं, और कंसैंगुइनस मैरिजेस के साथ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता है। तो इंडिया में इससे अधिक ही संख्या होनी चाहिए। ये अलग बात है कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते और ये बच्चे जल्दी ही मतलब बार बार इन्फेक्शन हो के उनकी डेथ हो जाती है। मैम जेनेटिक हो सकता है कि ये डिजीजेस बच्चों में? इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जेनेटिक होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में फिट होते हैं, और जेनेटिक वर्कअप बहुत ज़रूरी है इन डिजीज़ के लिए। इनका कारण और बचाव क्या हो सकता है? इनका कारण तो जैसे मैंने कहा, ये अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर कोई फैमिली में एक बच्चा सफ़र कर रहा है, या पहले पेरेंट्स में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, एलर्जीज़ हैं, ऑटो इम्यूनिटी है, तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना चाहिए। और अगर हम टेस्ट कर पाएँ तो हम लोग जल्दी से जल्दी बच्चे में टेस्ट करके देखें कि कहीं कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है।